बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हुमायूं खान, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अहमद पनसौता। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ खिताब किया था। इंतहाई अहम नौयत का ये खिताब था। मुख्तलिफ मौज़ूआत जो इस वक्त ख़ास तौर पर बहुत ही अहम नौयत के मामला हैं उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस उन्होंने किया वो जो इस वक्त पैंडमिक पूरी दुनिया को जिसका सामना है और लाहक है कोविड-19 का, उसके तदारुक के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। इस पर क्या इक़दाम पाकिस्तान ने उठाए, दुनिया को इस पर क्या करना चाहिए, इस हवाले से उन्होंने बात की। इसके अलावा जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की तरफ से हिंदुत्व के नारे के तहत और आइडियोलॉजी के तहत जो जुल्म बर्बरियत किया जा रहा है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां वहां पर हो रही हैं, उसको उन्होंने हाईलाइट किया एक बार फिर हमेशा की तरह इस फोरम के ऊपर। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो वहां पे क्राइसिस है, उसकी तरफ दुनिया की तवज्जो बार बार दिला रहे हैं और इस इंपॉर्टेंट फोरम को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। इस हवाले से इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बात की और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस वक्त का अलार्मिंग इशू है वो है नाज़रीन क्लाइमेट चेंज का, जिसके हवाले से हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गुज़श्ता 3 सालों से मुसलसल दुनिया को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके जो बड़े ही तबाहकुन असरात जो दुनिया के ऊपर रूनुमा होते हमें नजर आ रहे हैं और आने वाले सालों में हो सकते हैं, उस हवाले से वो बार बार इस पर बात करते हैं। सो इस मरतबा भी उन्होंने इस फोरम पर जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से खास तौर पर बात की है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसी फोरम पर हमने देखा कि किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन को पाकिस्तान में जो उन्होंने इकदाम किए अब तक उनको सराहा गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने नाम लिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और कहा कि एक मिसाल है, पूरी दुनिया को इसे फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा यूएस सेक्रेटरी स्टेट जो है उन्होंने भी इस मामले की जो सीरियसनेस है उसके हवाले से बात की। सो अब लग रहा है कि दुनिया भी इसकी सीरियसनेस को समझने लगी है। नाज़रीन, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चूंकि ये मामला है और हमने इस पर देखा है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से पहले अवार्ड दिया गया पाकिस्तान की सलाहियतों, फिर उसके बाद हमने देखा कि एक सिलसिला है जिसमें पाकिस्तान को जो है वो सराहा जा रहा है। इसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है गुज़श्ता रोज़ इस फोरम पर, वो गुफ्तगू आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Climate change is one of the primary existential threats that our planet faces today. Being fully aware of our global responsibilities, we have embarked upon game-changing environmental programs. Reforesting Pakistan through our 10 billion tree tsunami, preserving natural habitats, switching to renewable energy, removing pollution from our cities, and adapting to the impacts of climate change. The common threats faced by us today not only expose the fragility of the international system, they also underscore the oneness of humanity. नाज़रीन, इस मौजू की अहमियत को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले ये समझा जाए कि क्लाइमेट चेंज है क्या और उसके असरात जो हैं वो क्या रूनुमा हो रहे हैं, किस कदर खौफनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज जिसका इस वक्त दुनिया भर को सामना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हो रही है वो सतह समंदर का बुलंद होना, माउंटेन ग्लेशियर्स जो है उनका श्रिंक होना, ग्लेशियर्स पर बर्फ़ का पिघलना जो बहुत तेज़ी से हो रहा है ख़ासतौर पर अंटार्कटिका और आर्कटिक में। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसकी वजह से जो गैसेस का इखराज है उसकी वजह से जो दर्जा हरारत है उसका बढ़ना, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन, जो ज़मीन का ज़्यादातर बर्फ़ का कवर है वो इस सदी के आखिर तक जो है वो पिघल जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे सैलाब आ सकते हैं जो पूरे के पूरे शहरों को बहा ले जाएंगे। सो आप इसकी सेंसिटिविटी और इसकी जो सीरियसनेस है उसका अंदाज़ा इन चीज़ों से लगा सकते हैं। बड़ा ज़रूरी था कि ज़रा थोड़ा सा इसको जो है आपके सामने रखा जाए। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे आज और सबसे पहले मैं हुमायूं आपसे ही आगाज़ करूंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से अवार्ड दिया गया पाकिस्तान को, उसके बाद यूएनडीपी की तरफ से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया और फिर हमने देखा यूएनजीए के फोरम के ऊपर किस तरह से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने और फिर इस मामले की संगीनी के हवाले से सेक्रेटरी स्टेट यूएसए के जो हैं उन्होंने भी इस पर बात की। सो ये कितना खुशाइंद है? एब्सोल्युटली जी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अहम है। पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ दोज कंट्रीज जो
सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं दुनिया के उन मुल्कों के अंदर हैं जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है या क्लाइमेट के जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में भी शामिल है जहाँ पे हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो सबसे कम भी हैं बाय द वे। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों को जो देखना बड़ा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया क्लाइमेट चेंज के ऊपर। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं G20 की, जिसके अलावा हमारे पास 36 मुल्क हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आते हैं और 27 मुल्क वो हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, उन्होंने अभी तक अपने जो उनके टारगेट थे जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर वो थे उनको बिल्कुल मीट नहीं किया। G20 की जो कंट्रीज हैं उनमें से किसी एक मुल्क ने भी अभी तक फॉलो नहीं किया। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी। So having said that, so Pakistan's role is very very crucial. पाकिस्तान की जो 2 चीज़ों जिसका आपने जिक्र किया अभी कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जिक्र किया, यूएन के अंदर पाकिस्तान की अप्रिसिएशन हुई। हमने 2014 से 2018 के दरमियान केपी के अंदर 1 बिलियन सुनामी ट्री जो कि पीटीआई गवर्नमेंट का था उसको इम्प्लीमेंट किया। अमेजिंग। ये अच्छा देखें इस वक्त चूंकि हम नेशनल टीवी पे और लग शायद आपको ये रहा होगा कि ये एक ऐसा है कि हम जो है अपनी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया कह रही है। अब इसको दुनिया ने एग्री किया, दुनिया ने एक्सेप्ट किया और नेशनल लेवल के लीडर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जो 10 बिलियन सुनामी ट्री का है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। और उसका जो क्लाइमेट पे इफेक्ट होगा प्रॉब्ली वो नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ जितना नुकसान पूरी दुनिया इसको दे चुकी है। और उसके साथ अगर आप एक दूसरी चीज देखें, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की स्पीच जो है वो भी बड़ी अहम थी। उन्होंने अपनी जो यूएन जनरल असेंबली की स्पीच थी उसके अंदर भी जिक्र किया कि आज के बाद जो कि उनकी 2 दिन पहले थी, कोई भी नया कोल पावर प्लांट नहीं जो है वो दुनिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ दोज कंट्री जिसका अगर आप से फॉलो कर रहा है, उसको बहुत फॉलो कर रहा है। और अगर आप हमारा टोटल एनर्जी मिक्स देखें तो वी आर वेरी वेरी मिनिमम। हम टोटल एनर्जी मिक्स अगर 2030 को देखें तो हम उसमें 13% होंगे। बिल्कुल ठीक है कोल के ऊपर। हुमायूं, इससे पहले कि मैं बैरिस्टर साहब की तरफ बढ़ूं, बोरिस जॉनसन साहब की हमने बात की है और सेक्रेटरी स्टेट यूएस की हमने बात की है, एंथनी ब्लिंकन की। उन्होंने जो गुफ्तगू की खासतौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से, मैं चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब के काइंडली आप जरा वो चला दीजिए, हम वो सुन लें और फिर आगे गुफ्तगू करें। I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. And I think it's very important that we in the developed world recognize our obligation. We must come together in a collective coming of age. We must show that we have the maturity and wisdom to act. And we can. That's an argument that should have been settled a long time ago. Look at almost every place where you see threats to international peace and security today. And you'll find that climate change is making things less peaceful, less secure, and rendering our response even more challenging. गुफ्तगू आपने सुनी और इसमें बैरिस्टर साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बैरिस्टर साहब वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज। हम अभी बात कर रहे थे कि जो G20 कंट्रीज़ हैं उनमें से कोई एक मुल्क भी फॉलो नहीं कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट को। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज हैं बैरिस्टर साहब, काइंडली जरा इसके हवाले से आप बताइए कि दुनिया भर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये किस हद तक लॉज मौजूद हैं और इनकी जो इनके ऊपर जो अमल दरामद है वो किस हद तक होता है। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वजीर आजम साहब का जो स्पीच का जनरल एम्फेसिस था उसमें क्लाइमेट चेंज पर जो उनका एम्फेसिस था उससे मैं बड़ा स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी पर्टिनेंट इशू दैट शुड हैव बीन रेज्ड, जो कि उन्होंने वहां पर रेज किया, बड़ा वसिफरसली रेज किया और उस तरह रेज किया जिस तरह रेज करने का हक था इस इशू का। ये बड़ा एक ऑनगोइंग एक प्रेसिंग इशू है। अब हम आते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ। पाकिस्तान इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एन एक्सीलेंट मिनिस्टर, इस फेडरल मिनिस्टर अमीन असलम साहब हैं जिन्होंने इस पर एक्सेप्शनली ज्यादा काम किया हुआ, एक स्पेशलिस्ट है इस फील्ड में और एक स्पेशलिस्ट की जरूरत थी। हमारी जो लेजिस्लेशन है ऑन द सब्जेक्ट, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स हैं, उसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम जो उसमें एडवांसमेंट होती है, और सबसे ज्यादा जो जबरदस्त चीज है पाकिस्तान की, वो इस वक्त जुडिशरी में 3-4 ऐसे जजेस हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, जिसपे सरे फहरिस्त जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट में, फिर जस्टिस जवाद हसन है जिनको कहते ही क्लाइमेट चेंज जज हैं, फिर शाहिद करीम साहब हैं, एंड देन सेवरल अदर जजेस जो कि मैं डिफरेंट प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं। इन सब ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट दिया है क्लाइमेट जस्टिस का।
क्लाइमेट जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट था जो कि पूरी दुनिया में घूम रहा था, इंडिया में मेनली शुरू हुआ था, एक इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस थी वहां पर। उस क्लाइमेट जस्टिस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान के सिस्टम में लाके एक ऐसा राइट बनाया, आर्टिकल 9 जो कि राइट टू लाइफ है, उसको स्ट्रेच किया इस हद तक कि आर्टिकल 9 जो राइट टू लाइफ है, दैट इंटेल्स अ राइट टू अ हेल्थी एंड अ क्लीन लाइफ, जिसके अंदर फिर पोल्यूशन की बात आ जाती है, जिसके अंदर फॉरेस्टेशन की बात आ जाती है। ये बात की थी जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। फिर जस्टिस जवाद हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत अभी रिसेंटली एक जजमेंट दी है, बल्कि 2-3 जजमेंट्स दी हैं ट्रीज के ऊपर, जिनमें से एक जजमेंट जो जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, और वो जजमेंट प्राइमरीली ये कहती है कि हर शख्स पर ये पाबंदी है कि वो 2 से 3 दरख्त लगाए, अगर कोई दरख्त काटे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेस्ट पॉलिसी का उसने जिक्र किया, पाकिस्तान की फॉरेस्टेशन करने की जो नीड है उसका जिक्र किया। एक मुल्क अगर सस्टेन करता है वो तो 26 से 27% की फॉरेस्टेशन के साथ सक्सेसफुली सक्सीड कर सकता है, बट पाकिस्तान में दैट इज अबाउट 6 to 7%। दुनिया के अंदर सबसे जो आसान काम है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए वो है फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन में पाकिस्तान इस वक्त सरे फहरिस्त है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज व्हिच हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय यूके एंड सेवरल अदर कंट्रीज। तो मैं समझता हूं इस चीज को एक रोल मॉडल बना के प्राइम मिनिस्टर के इस मॉडल को आगे लेके चलना बहुत जरूरी है। एंड नॉट ओनली 2-3 प्रोविंसेस जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट है वो ये करें, बल्कि सिंध को भी लीड लेनी चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का कॉन्सेप्ट है, इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट। सिर्फ एक फाइनल बात करूंगा कि इसमें जो नेचर एंड नंबर ऑफ ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे दरख्त मत लगे, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, जो दरख्त नुकसानदेह हो और लॉन्ग एक सस्टेनेबल ना हो, वो दरख्त लगाएं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें और साथ साथ आपको वाटर कंटेंट जो है उसमें भी हेल्प करें। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट। इसके ऊपर काम होना चाहिए, उसके बाद दरख्त जो है वो लगने चाहिए। एक तो ये बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट जिसको दुनिया में सराहा जा रहा है, इसके अलावा 15 नए नेशनल पार्क्स नाज़िन वो बनाने का प्रोजेक्ट है। पहले 30 हैं, 45 हो जाएंगे। फिर रिन्यूएबल जो एनर्जी है, यानी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल, जिसमें हाइड्रो है, सोलर है, विंड है, कोल को जो है बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। सो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा छोटे बड़े ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है। जो मैं बात कर रही थी एनवायरमेंटल लॉज की, मैं दोबारा बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी और इसके ऊपर बात करूँगी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस पर बात की थी कि ये इंप्लीमेंट नहीं होते, इनकी वायलेशन होती है पाकिस्तान के अंदर, एंड ही इज़ वेरी कंसर्न। सो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जावेद अली खान साहब हमें ज्वाइन करें। इस वक्त कंट्री हेड हैं यूएन हैबिटेट और माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अली खान साहब आपके वक्त के लिए। खान साहब, सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज, मैंने उसके कुछ जो हो रहे हैं इस वक्त चेंजेस पूरी दुनिया में, वो क्या क्या चेंजेस हैं, उसके क्या असरात हो सकते हैं, मैंने ब्रीफली थोड़ा सा बताया, लेकिन जाहिर है आप माहिर हैं और आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये कितना जो है एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो सकती है आने वाले चंद सालों में। सो थोड़ा सा इसके ऊपर हमें ज़रा काइंडली गाइड कर दीजिए खान साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। क्लाइमेट चेंज का जो अमल है तब्दीली का, वो डेवलपमेंट पैटर्न की मॉडर्न या लेटेस्ट डेवलपमेंट पैटर्न जो है ग्लोबल, उसका ये आउटकम है। और दूसरा ये कि यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुई है वो सारी की सारी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं क्लाइमेट को, क्योंकि वो मॉडल ही बड़ा एक तरह से कहना चाहिए कि डिफेक्टिव है और वो बहुत हेवीली इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को। अच्छा, दूसरा ये कि ह्यूमन बिहेवियर, यानी ये इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से या एंथ्रोपोजेनिकली इंड्यूस्ड एक्शन से क्लाइमेट चेंज हो रही है। यानी हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है दुनिया भर में और बिहेवियर एटीट्यूड है, वो उससे वो हाईली कंजम्पटिव है और वो हाईली मैकेनाइज्ड है, उस तरह से कि जो कि जिससे एमिशंस पैदा होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है, एनर्जी ज्यादा यूज होती है, फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज होते हैं। तो इन सारी चीजों का जो इम्पैक्ट है वो जाकर क्लाइमेट पर पड़ता है।
बिल्कुल पहले ठीक है। 100 साल में बड़े 1 बड़े अच्छे डिग्री तरीके से टेम्परेचर आपने ये हमें समझा दिया क्लाइमेट चेंज के हवाले से। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद साहब वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी हुमायूं। जावेद साहब, ये आपके बड़े ही अहम क्वेश्चंस थे। इसमें आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी सोसाइटी को भी इन अदवार के ऊपर ट्यून किया जा रहा है कि हमारी कंजम्पशन जो है वो लो हो? फॉर एग्जांपल, बड़े अरसे से जो है ना, जब से ये कोविड आया था तो हमने कहा था कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए, हमारा हीटिंग और कूलिंग का जो सिस्टम है उसको एफिशिएंट किया जाए, लाइटिंग का जो सिस्टम है पूरी सोसाइटी में उसमें किया जाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तो पॉलिसी आ चुकी है कि गो ग्रीन करें और 2030 तक जो है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है किसी हद तक जाएं। तो इस चीज़ों के ऊपर सोसाइटी को तैयार करने के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी का रोल है, उस पर अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल दें। जी जरूर, मैं आपको बताऊं कि ये जो है पाकिस्तान ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नेशनल एक्शन प्लान बनाया हुआ है, यानी सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। पाकिस्तान उन वाहिद मुल्कों में है जो कि रियली मतलब कि मैं चूंकि इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूं और अभी भी अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी इन चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो मसलन एक अभी रिसेंटली 5 मिलियन हाउसिंग के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइंस बनाई, अडॉप्ट की हैं, जो यूएन हैबिटेट और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने मिलकर बनाया है। और फिर नेशनल ग्रीन बिल्डिंग कोड बना रहे हैं, यानी कंप्लीट बिल्डिंग सेक्टर को, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हम कार्बन न्यूट्रल करना चाहते हैं। इसी तरह से आप ये देखें कि उसके अंदर जो ग्रीन बिल्डिंग कोड है वो सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर की नहीं बात कर रहा, वो वाटर रिसोर्सेज की भी बात कर रहा है, वो एनर्जी एफिशिएंसी की भी बात कर रहा है। और इसके ऊपर जब कोड आ जाएगा तो वो और ज्यादा एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। लेकिन उससे पहले गाइडलाइंस जो हैं वो 5 मिलियन हाउसिंग प्रोग्राम में अप्रूव कर दी गई हैं कि उनको फॉलो किया जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, आप अब जो ये हाउसिंग प्लान की बात कर रहे हैं, जो हाउसिंग लॉज हैं उसकी आप बात करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी पर मैं चाहूँगी बैरिस्टर साहब, जो मैं चाह रही थी पहले भी, क्योंकि आपने कहा कि हमारे यहाँ जजमेंट्स भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आई हैं, हमारे यहाँ लॉज भी हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो अभी गुज़श्ता दिनों जो इस्लामाबाद है वो सबसे ज़्यादा प्लान्ड सिटी है, उसके बावजूद हमने देखा कि E11 में जो कुछ हुआ, चाहे वो कोई क्लाउड बर्स्ट था, व्हाटएवर इट वाज, उसके बाद जो उसका नतीजा जो फ्लड की सूरत में आया, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरनमेंट लॉज हैं, जो हाउसिंग लॉज हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, ये उनकी वायलेशन की वजह से इस किस्म की सूरत हाल बन रही है। इसके अलावा जो 2010 में पेशावर में जो फ्लड्स आए थे, वो उसके हवाले से ये कहना है UNDP का कि ये दुनिया का जो है ये वर्स्ट एवर अर्बन फ्लड जो है वो पेशावर में आया। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जो हाउसिंग लॉज हैं और जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती है मुल्क के अंदर, और वो कैसे मेक श्योर किया जाए कि इम्प्लीमेंट हो? देखिए जी, इसको मेक श्योर करने के लिए जो तरीक़ाकार है वो मेरा ख्याल है सबसे जो मुनासिब तरीक़ाकार है वो डेवलप किया गया था बाय सैयद मंसूर अली शाह साहब व्हेन ही वाज इन द हाई कोर्ट। और एक केस था अस्कर लगारी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज के ऊपर वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स है। इस जजमेंट की जो थोड़े से फैक्ट्स हैं वो भी समझने इंपॉर्टेंट है कि एक फार्मर जो है वो अदालत में गया था और वो फार्मर ने जाके ये कहा था कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है 2014 की और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2012 की, देन रेड विद 13 और 14 के अंदर जो चेंजेस आई हैं आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडेमस, एंड दैट कॉन्सेप्ट मींस कि अदालत एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करती है कि हुकूमत अपना काम सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही। इसी के अंदर उन्होंने कहा था एक फोकल पर्सन बनेगा। इसी जजमेंट के अंदर ये चीज कहा गया कि हर आदमी हर महकमा अपना रिप्रेजेंटेटिव देगा। एक कमीशन बनाया गया व्हिच वाज हेडेड बाय आई थिंक डॉक्टर परवेज हसन साहब, जो कि बहुत हमारे मायनाज वकील हैं, और कहा गया इसकी इंप्लीमेंटेशन करें। बट जब मंसूर अली शाह साहब चले गए और हुकूमतों ने भी इसको उस तरह से लेना बंद कर दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि आपकी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी से लेकर जितने क्लाइमेट रिलेटेड लॉज हैं, जितने क्लाइमेट रिलेटेड स्टैट्यूट्स हैं, कोई और पॉलिसीज हैं, they were not implemented और गवर्नमेंट ने फिर they turned a blind eye। पीटीआई गवर्नमेंट को इस चीज पर क्रेडिट देना होगा कि they are once again planning to revive it, लेकिन जहां पर ये लॉस्ट हैं वो एरियाज हैं जहां पर they are trying to reinvent the wheel। The wheel has already been invented। एक जजमेंट यहां पर मौजूद है, बल्कि स्ट्रिंग लाइन ऑफ जजमेंट्स मौजूद है। अदालतों ने इनकी आसानी के लिए
बेशतर कवानीन को इकट्ठे कर दिया, जिसकी वजह से अब आप देखिए नुकसानात क्या हो रहे हैं। अभी आपने फ्लड्स का जिक्र किया, फिर आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, फिर पानी जो है उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो किल्लत हो रही है, जो वाटर जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उसकी आपने बात की। All of this resulting in serious climate change threats to Pakistan, world at large, but Pakistan in particular. उसकी वजह से मेन जो उसका पीछे रीजन है वो ये है कि आपके पास एक लैंडमार्क चीज मौजूद है, एक सारे का सारा रोड मैप मौजूद है, बट गवर्नमेंट की रिलक्टेंस है to implement that roadmap. And I think जब तक वो उसको properly implement नहीं किया जाएगा, then वही बात है, we will be going around in circles, जिसका फायदा कोई नहीं होगा. So the first thing Mr. Prime Minister should do is कि वो अपने जो environment के minister हैं उनसे कहें कि आप तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की judgments collect करके सिर्फ उन्हीं को follow कर लें. And I can go on for another hour telling you कौन-कौन सी judgments available हैं. उनको ही कर लें तो आई थिंक पाकिस्तान का मसला हल हो जाता है। चलें, ये बड़ी ज़बरदस्त सजेशन भी आ गई आपकी तरफ से। अच्छा, इस पे जावेद अली खान साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है ऑन क्लाइमेट चेंज, उस पर मैं पढ़ रही थी कि अब बल्कि हमने अभी बात भी की, G20 की जो कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़, वो भी अमल नहीं कर रही हैं, तो बाकियों का तो फिर बात की बात है। लेकिन पाकिस्तान जो दुनिया की 10 उन ममालिक में, बड़े ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, हालांकि मुतासर करने वालों में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि हमने UNGA के इजलास में भी देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की, उसके रिस्पॉन्स में फिर वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, जिनमें बरतानवी वज़ीर आज़म हैं, जिनमें सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने बात की। आप समझते हैं कि अब दुनिया सेंसिटाइज हो रही है और इक़दाम कर रही है इस हवाले से? मैं बताता हूँ, देखें असल बात जो है ना वो ये है कि वैसे मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन 1992 में जब ये अप्रूव हुआ या इंट्रोड्यूस किया गया या अडॉप्ट हुआ, तो पाकिस्तान G77 एंड चाइना का लीडर था और हम लोगों ने रोल प्ले किया इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने में और अडॉप्ट कराने में। तो पाकिस्तान जो है ना शुरू से एक, क्योंकि देखें बात ये होती है कि जो ज्यादा मुतासिर होता है वही ज्यादा एक्टिव होता है, और इससे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से डेवलप्ड कंट्रीज तो उतने नहीं, ये सारा मलबा जो है या ये सारी मुसीबत जो है ये डेवलप्ड कंट्री की वजह से आई है। और मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफा या पेरिस एग्रीमेंट में उनकी कंप्लायंस की फेलियर या जो स्लो उनका वो है, ये तो आपको बताऊं कि पहले जब क्योटो प्रोटोकॉल था, पहले क्योटो प्रोटोकॉल स्क्रैप करने के बाद पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया है। और क्योटो प्रोटोकॉल स्क्रैप क्यों हुआ? ये डेवलप्ड कंट्रीज की काविशों की वजह से, क्योंकि उसमें बाइंडिंग टारगेट्स थे और अब नॉन बाइंडिंग टारगेट्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। तो ये जो बाइंडिंग टारगेट्स थे वो कभी भी 1992 से 2020 तक भी जो है वो कंप्लाई, उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें तो वो हमेशा पीछे रहे थे। और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये भी था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको ODA का 0.5% दिया जाएगा ताकि वो अपने क्लाइमेट के इम्पैक्ट को अपने जो उससे डैमेज सस्टेन करते हैं उसको वो इम्प्रूव कर, मतलब बेहतर कर सकें या ऐसे अमल कर सकें जिससे वो चीजें बेहतर हो जाएं। तो बात ये है कि वो कभी भी कंप्लायंट नहीं रहे और अभी भी कंप्लायंट नजर नहीं आ रहे हैं। और हम लोग जो है जो मिनिमल यानी 1% से कम एमिट करते हैं, लेकिन हम जो है 10 बिलियन सुनामी ट्विटर प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत सारी काविशें कर रहे हैं, यानी वो कर रहे हैं जो हम ग्लोब को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज को प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में ह्यूमैनिटी के ऊपर था, एक्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात थी, ग्लोबल एक्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है खान साहब जो इक़दामात हैं उस पर भी हम आएंगे कि और मज़ीद क्या करना चाहिए उसके हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन हिमायूं, पाकिस्तान में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो अर्बन माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा, एक अंदाजे के मुताबिक 67% जो रूरल एरिया से लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं फ्लड्स आ जाएँ या इस किस्म की सूरत हाल हो, उसकी वजह से जो IDPs हैं वो बनते हैं, उसका लोड किस तरह से हमारे
अर्बन जो एरियाज़ हैं वो उठाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और खुदा न खास्ता आगे चल के अगर इस तरह के चेंजेस होते हैं तो फिर क्या होगा? एब्सोल्युटली, बहुत ही अहम सवाल है। और इसके ऊपर दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि प्राइम मिनिस्टर ने जब अपनी स्पीच की यूएन जनरल असेंबली के साथ, तो उस पर इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर कितना बड़ा इकोनॉमिक लोड पड़ रहा है। और पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से जो हमें कोविड के पिछले 2 सालों में जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, उसमें अब उन्होंने 2 कैटेगरीज डिफाइन कर दी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का रोल को किया और फिर जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, तो उसके अंदर भी उन्होंने इन दोनों चीज़ों को बड़ा वाज़ेह किया कि इन लोगों का जो G20 के हैं, ये यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, ये 36 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कौन कौन से इकदाम करने और पाकिस्तान या बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या रोल करें। अब अर्बनाइजेशन इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली इन पाकिस्तान एंड आल्सो इन अदर कंट्रीज एज वेल। उसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। हमारी जो प्लानिंग है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उसके ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, और सबसे बड़ा जो इशू एक और पाकिस्तान फेस कर रहा है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के पाकिस्तान इज नाउ फेसिंग ट्रिमेंडस चैलेंजेस, और उसमें हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी हद तक जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और चाइना इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विच इज़ हेल्पिंग अस इन अर्बन डेवलपमेंट। अभी जो हम अगले सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे JCC के ऊपर, उसमें भी जो है इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो पाकिस्तान के अंदर अपने उस रोल को, जो कि एक डेवलप कंट्री का रोल है, वो अदा कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अब दिस इज़ अबाउट टाइम। और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच वॉज मोर ऑफ asking the international community to pursue their role as responsible leaders of the world। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा एक अहम मौका था, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब जो है ना इस पे कोई इकदाम करने की बड़ी हद तक जरूरत है, और वो हमें जल्दी चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो द वर्ल्ड विल सी कि देयर इज अ डिजास्टर इन द मेकिंग, नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट इन द एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड। बैरिस्टर साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इस हवाले से? मैं समझता हूं जी कि हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। आप अहमद, आपकी आवाज जी मैं बेसिकली मैं बेसिकली समझता हूं जी कि मैं अपने आई वुड लाइक टू रीइटरेट माय प्रीवियस पॉइंट इन अ डिफरेंट वे। देखें, सवाल वहां पर आपका कोई भी सवाल घूम घुमा के वहीं पर आएगा कि ये हम जितनी सजेशंस दे रहे हैं, जब हुमायूं साहब ने भी बात की है, डॉक्टर साहब से भी बात कर रहे हैं, जितनी सजेशंस हैं, दे ऑल बॉयल डाउन टू वन पॉइंट कि आपने उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है या इम्प्लीमेंट करना है भी कि नहीं है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान इस स्टेज पर खड़ा था जहां पर इम्प्लीमेंट होना या ना होना वाज इन क्वेश्चन। यहां पर बात उससे आगे जा चुकी है। मैं वंस अगेन, चूंकि हमारा जो ताल्लुक है वो कानून के एज ए तालिब इल्म में, वंस अगेन सैयद मंसूर अली शाह साहब की एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जजमेंट की तरफ रेफरेंस देना चाहूंगा, जहां पर सीमेंट प्लांट्स को चैलेंज किया गया था, उनकी कंस्ट्रक्शन को चैलेंज किया गया था बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन दैट एरिया, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नेगेटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया था। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट का भी अगर आप आर्टिकल 2.1 देखें या पेरिस एग्रीमेंट इन टोटलिटी देखें, तो पेरिस एग्रीमेंट आपकी ऊपर सबसे बड़ी बाइंडिंग ये क्रिएट करता है। बेसिक वो पॉजिटिव बाइंडिंग आप लें या ना लें, वो बाइंडिंग ये क्रिएट करता है कि आप सबसे पहले क्लाइमेट जस्टिस के लिए वो स्टेप्स लें जो कि आपके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर रेलेवेंट हैं। अब उन स्टेप्स की क्या क्रोनोलॉजी है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और सैयद मंसूर अली शाह साहब ने अपनी उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये बड़ी तफसील से बात किया है कि स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेसीज जो हैं, अगर वो ये स्टेप्स नहीं लेंगी तो इवेंचुअली दुनिया और किसी ना किसी रीजन से खत्म हो ना हो, लेकिन दुनिया का क्लाइमेट चेंज जो है वो दुनिया को तबाह कर देगा। दिस इज नॉट एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान ओनली, इट इज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड एट लार्ज। और ये बार बार बात की जा रही है। उसमें अब तो हमारी जुडिशरी ने आर्टिकल बाय आर्टिकल रिड्यूस करना शुरू कर दिया है अपने जजमेंट्स में कि गवर्नमेंट के लिए आसानी कर दी जाए कि वो इसको इंप्लीमेंट करें। तो मैं समझता हूं कि स्टार्ट इफ आई वर टू सम इट अप, वाटर, इसको वाटर जस्टिस बोलेंगे, फिर ग्लोबल वार्मिंग, ट्री प्लांटेशन, फिर आपके कंक्रीट जंगल्स को रिड्यूस करना, जो एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं उनको काटने ना देना। अभी जो हमारे साथ इस वक्त ये ऊपर नॉर्थ में हो रहा है, सवात में और सब एरियाज के इर्द-गिर्द हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है कि वजीर आजम साहब नए दरख्त तो लगा रहे हैं, लेकिन जो लग के बड़े होंगे उनको काटने को रोकने क्यों नहीं रहे? ये जो आई थिंक ऊपर सारी वैलीज हैं जहां पर सवात के नजदीक, वजीर आजम साहब क्या कर सकते हैं? ये तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो चीजें होनी चाहिए वो उस तरह से शायद नहीं हो रही। फिर
इंडिविजुअल्स की भी बहैसियत मुआशरा भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चूंकि हमने एक ब्रेक लेना है, अहमद हमारे साथ जावेद अली खान साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया सर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पूरी दुनिया में जो भी फोरम होता है उसके ऊपर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेकर इस मामले की जो अहमियत है, जो इसके नुकसानात हो सकते हैं, बार बार दुनिया को बावर कराने की कोशिश करते हैं, बार बार सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या दुनिया इसके हवाले से इकदाम उठाने के लिए तैयार है? क्या दुनिया अपनी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार हैं और इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं? बहैसियत मुआशरा हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इस मामले को लेकर? ये बहुत अहम है और इसी सवाल के ऊपर मैं एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नाज़रीन बात करेंगे CPEC के हवाले से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पाक चीन कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उसके हवाले से एक इजलास हुआ है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर से मुतालिक 10वीं JCC की मीटिंग हुई। ये जॉइंट कॉपरेशन कमेटी है जिसका इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर और चाइना के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के वाइस चेयरमैन जो हैं उन्होंने इसको को चेयर किया। नाज़रीन, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से फ़ैसले करने की मजाज है। और इस इजलास में ख़ास तौर पर जो CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है उसके हवाले से भी जायज़ा लिया गया, जिसमें SMEs के हवाले से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाने की बात हो रही है, जो एनर्जी के मंसूबे हैं, फिर जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा गवादर और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से फ़ैसले किए गए। साइंस और टेक्नोलॉजी और ज़राअत के मंसूबे, जिनमें ख़ास तौर पर चाइना से जो साइंटिफिक बुनियादों पर इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इसके हवाले से बातचीत हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हिमायूं, टाइम टू टाइम ये मीटिंग्स होती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इसकी जो सिग्निफिकेंस या इस JCC ये जो बॉडी है इसकी अहमियत के हवाले से ज़रा आप हमें बताएं। थैंक यू जी। बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको जिस सेंस में आप लें। ये 23 सितंबर को जो है ये 10वीं मीटिंग हुई और इसके ऊपर पिछले चंद अरसों से जो है ना बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए जा रहे थे।
जो वेस्टर्न मीडिया है, पर्टिकुलरली जो इंडियन मीडिया है, वो इसके ऊपर जो है ना वो ये कर रहा था कि चीन का शायद इंटरेस्ट जो है वो स्लो हो चुका है या सीपेक जो है उसकी पेस स्लो हो चुकी है। तो ये जो मीटिंग थी ये बेसिकली पेंडेमिक की वजह से हुई। अच्छा, जेसीसी के अंदर जो है सीपेक के दो बड़े अहम हिस्से हैं। एक है जेसीसी जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके नीचे जो आती है वो आती है कहलाती है JWG, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऐसे होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ चाइना मिल के दोनों साइडों पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज, प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे ये मुख्तलिफ होंगे। तकरीबन 10 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं। एनर्जी के ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, गवादर के ऊपर है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है, सिक्योरिटी के ऊपर है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ सीपेक के ऊपर एक JWG है, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और एग्रीकल्चर है। तो इसकी वजह से ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये पाकिस्तान और चाइना की तरफ से मिलके फैसला करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम करना है। दोनों मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, फाइनेंशियल डिटेल डिस्कस होती है और वो प्रपोजल JCC के सामने रखा जाता है जो कि उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करती है। तो ये इस मीटिंग की अहमियत बहुत अहम है कि ये JCC जो एक है डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इस JCC ने बड़े अहम फैसले किए हैं। जिसने 700 मेगावाट का आज़ाद पतन हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर फैसला किया, साउथ नॉर्थ गैस पाइपलाइन के ऊपर फैसला किया, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर थर की जो कोल की गैसिफिकेशन थी उसके ऊपर फैसला किया, स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड गैस के जो स्टोरेजेस हैं उसको बनाने का फैसला किया, नेशनल सिस्मिक स्टडी ऑफ सेडिमेंट्री एरिया, जॉइंट प्रोटेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन के ऊपर उन्होंने फैसले किए, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ मेटेलिक मिलन दीर और मोटरवे के ऊपर फैसला किया, पेशावर DI खान मोटरवे के ऊपर फैसला किया, क्लीन एंड ग्रीन गवादर। तो इतने अहम फैसले हुए। तो ये उस पूरे इंप्रेशन को डिस्पेल करता है कि सीपेक स्लो हुआ था। बिल्कुल तो ठीक है। ये जो आपने बात की है ना कि जो इस किस्म की बातें की जाती हैं, हमारी ऑपोजिशन भी कई ऐसी बातें करती है कि जी रफ्तार बड़ी सुस्त है सीपेक के प्रोजेक्ट्स की, और दूसरी तरफ हम अहमद ये देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से मीटिंग्स हो रही हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं जिनमें इतने अहम डिसीजंस किए जा रहे हैं। तो फिर ये इस किस्म की बातें जो हैं वो क्यों फैलाई जाती हैं? बिल्कुल जी, ये सीपेक जो है ये तो आप समझ लें कि जो स्पॉयलर्स हैं इन द एरिया उनके लिए आइडियल है कि इसको किसी तरह टारगेट किया जाए एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम किसी ना किसी तरीके से फिजिकली भी ऑन यू नो मेटाफोरिकल लेवल हर तरह उसको टारगेट करते हैं। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने इन फॉर्म ऑफ दिस मीटिंग। ये मीटिंग ये चीज बड़ा क्लियर करती है कि नॉट ओनली आर द चाइनीज इंटरेस्टेड इन यू नो द एक्सटेंशन ऑफ सीपेक बट दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन फिनिशिंग दिस प्रोजेक्ट and that too on time। अब ये उसके फेज 2 की गुफ्तगू और बातचीत शुरू हुई थी। हुमायूं साहब ने उसमें बड़ी तफसील से जो बातचीत बताई और जो फैसले जो है मीटिंग में हुए। लेकिन मैं समझता हूँ जो एक सेक्टर जो पाकिस्तान की 70% ऑफ द इकोनॉमी को केटर करता है, एग्रीकल्चर जो है उस सेक्टर के ऊपर जो है जो बेसिकली जर्म प्लाज्म रिसोर्सेज के ऊपर बात हुई, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग पर बात हुई, फिर यू नो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोसेसिंग पे बात हुई, फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन पे बात हुई, यू नो फिशरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी बहुत सारी चीजें जो है उनको चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर रही है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एज समबडी फ्रॉम द रूरल बैक एज यू नो एज अ पाकिस्तानी फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, आई फील कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा हुआ है जहां पर पाकिस्तान को एग्रीकल्चर को आगे लेके जाना है एंड दैट टू इन अ वेरी वेरी स्पीडी वे। पाकिस्तान एग्रीकल्चर में बहुत लैग कर रहा है। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल साइड है उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने शायद उतनी खातिर ख्वाह काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। सो विद द चाइनीज हेल्प ये स्पेशली इस JWG में बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को किसी तरह उठा के इस लेवल पर ले जाया जाए ताकि पाकिस्तान एक रिकग्नाइज्ड एग्रीकल्चरल कंट्री हो। कहते हैं हम 70% हैं अपने आप को, लेकिन पॉलिसीज जो है वो 3% के लिए ज्यादा बनती है 30 के लिए, जो कि बेसिकली रूल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें अभी ज्वाइन किया है शकील रामे साहब ने। सीपेक के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर और इसकी जो डेवलपमेंट और अब तक जो प्रोग्रेस हुई है उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया शकील रामे साहब आपके वक्त के लिए। शकील साहब, ये जो मीटिंग हुई है उसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं ख़ासतौर पर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि ज़रा उसके ऊपर हमें आप थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अहमियत के हवाले से भी बता दीजिए कि कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। देखें, जो सीपेक पे पेस की बात होती है तो पेस कभी भी स्लो नहीं हुआ। अच्छा। जब दुनिया की कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, उस वक्त भी 23,000 पाकिस्तानी एम्प्लॉय जो थे वो मुख्तलिफ चाइनीज प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। ये मैं सिर्फ आपको एनर्जी के और थोड़े से प्रोजेक्ट्स की बात बता रहा हूँ, सारे के लिए भी बात बता रहा हूँ। और
उसी दौरान जब दुनिया की यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 40 to 45% कम हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी, पाकिस्तान और चाइना ने डिसाइड किया कि हम न्यू एरियाज में वेंचर करेंगे। जब हमारा एमओयू हुआ था एग्रीकल्चर पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, अभी आपने देखा होगा जेसीसी में अभी साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। जैसे कि अभी हुमायूं बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी बताया था बड़ी तफसील से कि वर्किंग ग्रुप होता क्या है, वो भी बनाया गया। इसी दौरान हमने देखा कि दासू का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ, इसी हमने दौरान देखा कि दयामीर बादशाह पे भी काम शुरू हुआ, इसी दौरान हमने देखा कि जो कि सुकी किनारी और करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी ये जो बात होती है कि यानी कि फेस स्लो हो गया, वो नहीं हुआ था। जहाँ प्रॉब्लम आ रहा था हमें, जो हमारी पॉलिसी एग्जीक्यूशन में एक दो इश्यूज थे जो हमारी तरफ से थोड़ा सा क्या करें कि होमवर्क कंप्लीट नहीं किया गया। एक तो ये था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हमें पहले 5 साल में बना लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी नहीं है। वो एक एक्ट है, ऑर्डर है जो पार्लियामेंट का बाद में किया था, जो 2012 में आया था जो जरदारी साहब के दौर में। उसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनाई अभी तक। एक वो, दूसरा ये कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमने क्या किया, हमने जमीनें बता दी ये जमीनें हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे नहीं बनते, वहां आपको पूरी फैसिलिटी देनी होती है, मतलब वहां पानी देना, बिजली देनी, सड़कें देनी, वहां टेली कम्युनिकेशन का देना, वहां आपने कई कुछ काम करने, कंस्ट्रक्शन करनी होती है। हमारे ये नहीं हो पाया था। अब जो कि लास्ट जब से सीपैक अथॉरिटी बनी थी तो उन्होंने काफी काम को एक्सपेडिएट किया था, जिसकी वजह से अभी भी आपने देखा होगा कि यानी कि जो फैसलाबाद का इकोनॉमिक जोन है वो 30% तक पॉपुलेट हो चुका था। अभी आपने 2-3 दिन पहले खबर देखी होगी कि 8 चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में $845 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, फैसलाबाद का जो अलामा इकबाल गारमेंट सिटी में उसमें। इसके अलावा यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है रशिया के वाले की, और सिंध वाले के पे भी काम हो रहा है, और बोस्टन जो कि बलूचिस्तान में उस पर भी काम भी तेज हो चुका है। मगर जो सबसे अहम चीज हुई थी जब इसी साल में मई में प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था उधर ग्वादर का, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स के एमओयू साइन किए, एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें ग्वादर पे एक स्पेशल इकोनॉमिक क्या कहते हैं इकोनॉमिक जोन की, फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन की भी बात का एग्रीमेंट हुआ था। तो वहां पर भी बहुत सारी चाइनीज कंपनियां आ रही हैं। इस तरह जो रशिया के का है, इसकी जो कैपेसिटी से ज्यादा लोगों की यानी कि एप्लीकेशन आ चुकी हैं, अभी इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा। अगर ये सारे इंडिकेटर को आप स्टडी करते हैं तो मुझे कोई एनालिसिस करके बताएं कि ये पेस स्लो है कि तेज है। ये जानबूझ के इस तरह की बातें और इस तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलाई जाती हैं ताकि इसको मिलान किया जा सके। जाती है। मैं आपको यहाँ एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं, हमारे पॉलिटिकल एलीट ये बड़ा इस पे प्रॉब्लम प्ले करते हैं, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी शकील रामी साहब, बैरिस्टर साहब आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं? अहमद? मैं भी पूछना चाह रहा हूं। नहीं जी, मैं पूछना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं कहना जरूर चाह रहा हूँ। इनकी जो लास्ट बात है, जो पॉलिटिकल एलीट वाली बात है, जो कि उन्होंने स्टार्ट ही की थी, उससे मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या चाहे वो गवर्नमेंट से बाहर हो, जो उनका रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट बी हमारे से लोगों की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि शायद हम एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हैं तो हम गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट में कोई बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे, लेकिन इन दोनों की साइड से आई थिंक अगर कोई गवर्नमेंट का ज्यादा नहीं कम नहीं, दोनों साइड पे ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो जिस तरह वो बात कर रहे थे रामी साहब, तो प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आई थिंक हमें कंडेम करना चाहिए, जो स्पेशली इस कॉज को आगे नहीं बढ़ने देते। ये बेसिकली ऐड करना चाहूंगा, आप पूरी यानी कि ग्लोबल प्रोपेगेंडा उठा के देख लें, वो जब भी बात करेंगे तो रेफरेंस देंगे हमारे पॉलिटिकल लीड की यानी कि स्टेटमेंट्स का। देखिए आपके जो लोगों ने कहा था पेस स्लो हो गया इसलिए हम समझते पेस स्लो हो गया, उनसे एविडेंस मांगे ना, कहते हैं एविडेंस नहीं है। मगर आपके जो फलां पॉलिटिकल लीडर ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा, जो डेवलपमेंट मिनिस्टर रहा, किस चीज का मिनिस्टर रहा, वो ये कह रहा है कि पेस स्लो हो गया, इसका मतलब लो हो गया, स्लो हो गया। तो हमें इससे अवॉइड करना है। और दूसरी बात ये है इस तरह के मामलात में, नेशनल इंटरेस्ट के मामलात में मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स को अगर ना लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हुमायूं खान साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? रामी साहब जी, हुमायूं आप। शकील साहब आपने बड़ा बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो इसके प्रोपोनेंट थे या जो बल्कि जो इसके ओपोनेंट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोपेगेंडा किया। अब ये जो 23 सितंबर को ये होगी तो उसके बाद हमने जो 2 नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो अब पाकिस्तान चूंकि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और पिछले चंद दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, तो उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में डिजिटलाइजेशन जो पीटीआई गवर्नमेंट का एक विजन है और सीपैक के अंदर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, तो 5G अब चूंकि चीन में आ रहा है तो उसका पाकिस्तान के अंदर क्या होगा और क्या इससे हम इस्तेफादा उठा सकते हैं? देखिए हम इस्तेफादा उठा सकते हैं, मगर लॉन्ग रन में
जो गवर्नमेंट के करने वाली चीज ये है, उसको दो चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो ये है कि वो इमरजेंसी बुनियादों पे 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। अगर हम आज पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू करते हैं, तमाम चीजें छोड़ के, यानी कि सिर्फ हम 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग जाएं, तो हमें कम से कम 7 साल लगेंगे उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट करते हुए, पूरा करते हुए, जिसकी बेसिस पे हम 5G को यूज कर सकेंगे। एक चीज। दूसरा, जो गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, वो इनको स्टेटमेंट से बाज रहना चाहिए। इनको कोई फैंसी या कहना चाहिए बस ये अगले साल में सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है बड़ा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि सिर्फ ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना, आपको इसका पूरा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, जिसके लिए आपकी कैपेसिटी होना जरूरी है। और डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर ई कॉमर्स को डिजिटलाइज इकोनॉमी कहा जाता है। ई कॉमर्स डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी का सिर्फ छोटा सा पार्ट है, वो पूरी डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी नहीं है। और डिजिटल इकोनॉमी वो होती है कि जिसमें आपके पास बिग डेटा होता है हर सेक्टर का, उसको आप कंट्रोल करते हुए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अप्लाई करते हैं, उसको कंट्रोल करते हुए तमाम चीजों को ऑटोमेट करते हैं। हमारे पास तो सिंपल डेटे का प्रॉब्लम है, बिग डेटे की तो कोई बात बाद में आती है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट होगी और अपोजिशन से, पॉलिसी मेकर से, कि एक्सपेक्टेशन ना बढ़ाएं, सिर्फ ये करें हमने अभी कदम उठाए हैं, हम आस्ता आस्ता इस लेवल तक तब तक पहुंचेंगे। अब देखिए, मैं आपको चाइना की मिसाल बताऊं। अगर पे चाइना ने 40 साल मुसलसल तरक्की करने के बाद अभी 2021 में कहा है कि हम मॉडरेटली डेवलप हुए हैं, हम यानी कि थोड़े से डेवलप हुए हैं। और हम यहाँ बात करते हैं, ठीक कहा आपने शकील रामी साहब के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना बढ़ाएं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बात जो है वो करनी चाहिए हुकूमत को भी। बहुत शुक्रिया शकील रामी साहब आपका, बैरिस्टर अहमद पंसौता आपका बहुत शुक्रिया, हुमायूं खान आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, CPEC जैसे नेशनल इंटरेस्ट के जो मामलात हैं, इससे पॉलिटिक्स को, सियासत को जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है, और ये जो कौमी मफाद है उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा जो है, जो अब तक हमने देखा जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसमें कमी आएगी और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ज़ाहिर है कि सब मुहिब्बे वतन हैं और सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।